स्वागत है। से अध्ययन करेंगे आपके पेपर राजस्थान के भूगोल के बारे में। राजस्थान के भूगोल में पिछले वीडियोस में अपन ने पढ़ा था राजस्थान के परिचय के बारे में। उसके बाद अपना टॉपिक शुरू हुआ था राजस्थान के भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेशों को पिछली क्लास में मैंने आपको बताया कि राजस्थान को भौतिक प्रदेशों की दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, नंबर 2 था अरावली श्रेणी, नंबर 3 था पूर्वी मैदान और नंबर 4 था दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इन चारों भौतिक विभागों में से पिछली क्लास में अपन ने अध्ययन कर लिया था किसके बारे में, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में। आज का जो अपना टॉपिक है वो है अरावली पर्वत श्रेणी, यानी राजस्थान में भौतिक विभाग नंबर 2 अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन अध्ययन करते हैं इसके सामान्य परिचय के बारे में। अरावली पर्वत श्रेणी का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय के अंतर्गत मैं बता दूं कि अरावली पर्वत श्रेणी जो है वो राजस्थान में फैली हुई एक वलित पर्वतमाला है। कैसी पर्वतमाला है? वलित पर्वतमाला है। वलित पर्वतमाला। और दूसरी बात यह विश्व में प्राचीनतम पर्वतमालाओं में गिनी जाती है, यानी विश्व के अंतर्गत जो अपने संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर निर्मित पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान है, इनमें से जो प्राचीनतम, जो सबसे पहली पर्वत श्रेणियां जो बनी थी, उनमें से नाम आता है किसका? अरावली पर्वत श्रेणी का। अरावली पर्वत श्रेणी का निर्माण जब हुआ तो यह निर्माण एक वलित पर्वतमाला के रूप में हुआ, लेकिन वर्तमान समय में अगर देखा जाए, वर्तमान में क्या है, यह एक अवशिष्ट रूप में स्थित है। इस रूप में अवशिष्ट रूप में स्थित है कौन? अरावली पर्वतमाला। यानी जब यह बनी थी तो एक वलित पर्वतमाला के रूप में बनी थी, लेकिन वर्तमान समय में इसका कटाव होकर के इसकी ऊंचाई धीरे धीरे घटती जा रही है और उस ऊंचाई घटने के आधार पर यह क्या है? एक अवशिष्ट रूप में स्थित है। अब अगर अपन बात करें इसके निर्माण के बारे में कि इसका निर्माण कौन से युग में हुआ था, इसका निर्माण कौन से युग में हुआ था, तो अरावली पर्वतमाला अपने भूगोल के जो भूवैज्ञानिक समय सारणी है, उस समय सारणी के अकॉर्डिंग इसका निर्माण होता है प्री कैम्ब्रियन युग। कब होता है? प्री कैम्ब्रियन युग। प्री कैम्ब्रियन युग में अरावली पर्वत श्रेणी का निर्माण होता है। जब इसका निर्माण हो जाता है उसके बाद अरावली पर्वतमाला जो है, आपसे पूछा जाए कि किसका हिस्सा है, यानी अपने संपूर्ण विश्व की दृष्टि से, संपूर्ण भारत की दृष्टि से अगर अपन बात करें कि यह किसका हिस्सा है, तो अरावली पर्वतमाला जो है वो विश्व की दृष्टि से अगर देखा जाए, जब अपनी पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो जब इसके 2 टुकड़े हुए थे, एक अंगारा लैंड के रूप में और एक दूसरा गोंडवाना लैंड के रूप में, तो विश्व की दृष्टि से ये हिस्सा है किसका? गोंडवाना लैंड का। गोंडवाना लैंड का। और भारत की दृष्टि से अगर देखा जाए कि भारत में स्थित जो भौतिक विभाग हैं, उन भौतिक विभागों की दृष्टि से अरावली पर्वतमाला जो है वो हिस्सा है किसका? प्रायद्वीपीय पठार का। प्रायद्वीपीय पठार का। जिस प्रकार से अपन राजस्थान के भौतिक विभाग पढ़ते हैं, उसी प्रकार से भारत को भी अलग अलग भौतिक विभागों में बांटा गया है, जैसे पर्वतमालाओं के रूप में, मैदान के रूप में, पठार के रूप में और तटीय भूमि के रूप में। तो उसमें से जो अपना भौतिक प्रदेश है भारत का, कौन सा? प्रायद्वीपीय पठार। तो अरावली पर्वतमाला जो है वो किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो आता है कि इसकी ऊंचाई क्या है, कि पर्वतमाला की ऊंचाई क्या है। पर्वतमाला की ऊंचाई क्या है? तो इस अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई जो है, जो औसत ऊंचाई है 930 मीटर। कितनी? 930 मीटर इसकी ऊंचाई मानी जाती है। प्राचीन समय की अपेक्षा वर्तमान समय में उसकी ऊंचाई धीरे धीरे घटती जा रही है। जब इसका निर्माण हुआ था तो उस समय अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई जो है वो 2700 से 2800 मीटर मानी जाती है, लेकिन वर्तमान समय में इसकी ऊंचाई धीरे धीरे घटती जा रही है। अब अगर अपन बात करते हैं इसके विस्तार के बारे में,
किसके बारे में? विस्तार के बारे में। तो इसका विस्तार जो है वो राजस्थान में उत्तर पूर्व, ये कौन सी दिशा है? नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व से साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम की ओर फैली हुई श्रेणी है। सबसे पहले ध्यान रखें इसकी दिशा, यानी आपसे दिशा भी पूछी जा सकती है। तो ये हो गई अरावली पर्वतमाला, इस रूप में फैली है, ये इस दिशा में फैली है। ये हो गई आपकी अरावली पर्वतमाला, किस दिशा से किस दिशा की ओर? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। यानी अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में इसकी दिशा क्या है, राजस्थान में इसकी दिशा क्या है, तो हो जाएगी कहां से? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि किस जगह से किस जगह पर फैली है अरावली पर्वतमाला, तो आप ध्यान दीजिएगा कि अरावली पर्वतमाला जो है, अरावली पर्वतमाला जो है वो भारत में फैली हुई है। यानी ये हिस्सा तो हो गया अपना राजस्थान का, जबकि ये भारत में तो फैली हुई है गुजरात राज्य से। गुजरात राज्य से कहां तक? गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान से होती हुई दिल्ली की रायसीना पहाड़ियों तक फैली हुई है। कहां तक? दिल्ली की रायसीना पहाड़ियां, वहां तक फैली हुई है अरावली पर्वतमाला। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में भी दिशा इसकी क्या है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। भारत में भी दिशा क्या है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। अब अगर अपन बात करें इसके स्थान के बारे में कि राजस्थान में कहां से कहां तक फैली है और भारत में कहां से कहां तक फैली है, तो मैंने आपको बताया कि भारत में ये फैली हुई है कहां से? खेड़ ब्रह्मा गुजरात से। कहां से? खेड़ ब्रह्मा कौन से स्टेट में? गुजरात में। खेड़ ब्रह्मा गुजरात से लेकर के कहां तक फैली है? रायसीना की पहाड़ी, रायसीना पहाड़ी कौन से स्टेट में? दिल्ली में। रायसीना पहाड़ी दिल्ली से लेकर के खेड़ ब्रह्मा गुजरात तक ये फैली हुई है, भारत में इसका विस्तार है। हालांकि यानी राजस्थान की अपेक्षा अगर अपन बनाए भारत का नक्शा, तो भारत में इसका विस्तार देखिए इस तरह से है। भारत में इसका विस्तार फैला है इस तरह से। गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से लेकर के, गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से लेकर के फैली है कहां तक? दिल्ली तक, दिल्ली की रायसीना पहाड़ी तक। हालांकि ऐसा माना जाता है कि भारत के दक्षिण पश्चिम की ओर स्थित कौन सा सागर? अरब सागर। अरब सागर के आंतरिक भाग में भी अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। यानी इसकी उत्पत्ति जो मानी जाती है वो तो मानी जाती है अरब सागर से। यानी अरब सागर में लक्षद्वीप जो कि भारत का एक द्वीप है, उसके मिनिकोय नामक द्वीप से लेकर के, मिनिकोय से लेकर के दिल्ली तक ये फैली हुई है। लेकिन यह धरातल पे कहां से आती है? धरातल पे आती है गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से लेकर के दिल्ली के कहां तक? रायसीना तक। यानी दिल्ली और यहाँ हो जाता है गुजरात। इस प्रकार से ये फैली है भारत में, और इसी में से पार्ट आ जाता है अपने राजस्थान का। कहां से? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। अब अगर हम बात करें स्टेट के अंतर्गत जो अपना स्थान है, यानी अपने भारत में ये कहां से कहां तक फैली है, तो भारत में फैली है खेड़ ब्रह्मा से रायसीना पहाड़ी तक, जबकि राजस्थान में ये फैली हुई है। यहाँ पे जो स्थान आता है वो है आबू रोड। कौन सा स्थान? आबू रोड, सिरोही। सिरोही जिले की आबू
कहाँ तक, झुंझुनू की, झुंझुनू का स्थान आता है खेतड़ी, खेतड़ी झुंझुनू, खेतड़ी झुंझुनू तक ये फैली हुई है अरावली पर्वतमाला। अब अगर अपन बात करें, ये तो हो गई जगह की दृष्टि से, दिशा की दृष्टि से, यानी अब अपन बात करते हैं लंबाई की दृष्टि से कि राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है और भारत में इसकी लंबाई कितनी है। अगर भारत की दृष्टि से बात की जाए तो भारत में खेड़ब्रह्मा गुजरात से लेकर के रायसीना पहाड़ी दिल्ली तक जो इसकी लंबाई है वो है 690 किलोमीटर। कितनी है? 690 किलोमीटर। जबकि राजस्थान में अगर अपन बात करें तो आबू रोड सिरोही से लेकर के खेतड़ी झुंझुनू तक इसकी जो लंबाई है वो आ जाती है कितनी? 550 किलोमीटर। यानी राजस्थान में जो इसकी लंबाई आती है वो आती है कितनी? 550 किलोमीटर। ये हो गई इसकी लंबाई के बारे में बात। अब अगर बात की जाए कि अरावली पर्वतमाला की ये एक पर्वत श्रेणी है, यानी ये किनसे बनी है? चट्टानों से बनी है। तो इसमें किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? यानी इसमें जो चट्टानें पाई जाती हैं वो पाई जाती है आग्नेय प्रकार की चट्टानें। आग्नेय प्रकार की चट्टानें जिनमें से नाम आता है क्वार्टजाइट। क्या नाम आता है? क्वार्टजाइट चट्टानें इसमें पाई जाती है। क्वार्टजाइट चट्टानें जो है वो किस प्रकार की चट्टानें हैं? आग्नेय प्रकार की चट्टानें हैं। और आग्नेय चट्टानें जो होती है उसमें किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? धात्विक खनिज पाए जाते हैं। जब आप इसका फर्स्ट पेपर भौतिक भूगोल पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत आप चट्टानों के बारे में अध्ययन करेंगे और उन चट्टानों के अंतर्गत आपके सामने नाम आएगा आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और कायांतरित चट्टानें। जो आग्नेय चट्टानें होती है उनमें पाए जाते हैं कौन से खनिज? धात्विक खनिज। यानी अपन साथ ही बात कर लेते हैं खनिजों के बारे में कि अरावली पर्वतमाला में कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो वो है कौन से? धात्विक खनिज। और धात्विक खनिज पाए जाने के कारण ही और अत्यधिक मात्रा अलग अलग प्रकार के धात्विक खनिज पाए जाने के कारण ही अरावली पर्वतमाला को क्या कहा जाता है? खनिजों का अजायब घर। खनिजों का अजायब घर। खनिजों का अजायब घर भी किसे कहा जाता है? अरावली पर्वतमाला को। अब अगर अपन बात करें कि अरावली पर्वतमाला में वर्षा कितनी होती है, अगर अपन बात करें वर्षा के बारे में, जैसा कि आपने इससे पहले वाला जो अपना भौतिक प्रदेश था कौन सा? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उसके अंतर्गत जो आपने पढ़ा था कहां से कहां तक? 0 से लेकर के 25 सेंटीमीटर तक जो वर्षा थी, 0 से लेकर के 50 सेंटीमीटर तक वर्षा थी। किसमें? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और अरावली पर्वतमाला को मैंने कहा था कि एक विभाजक रेखा कौन सी? 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो है वो उन दोनों का क्या करती है? विभाजन भी करती है। कितनी थी? ये थी 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 4 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। यानी इस समवर्षा रेखा के पश्चिम की ओर तो वर्षा होती है 0 से लेकर के 50 सेंटीमीटर तक, और इस समवर्षा रेखा के पूर्व की ओर जो वर्षा होती है वो होती है 50 से लेकर के अधिक वर्षा इसमें होती है। तो अपन ये बात कर रहे हैं कि अरावली पर्वत श्रेणी यानी 50 से तो क्या होगी? ज्यादा होगी। तो अरावली पर्वत श्रेणी में जो वर्षा होती है वो होती है 50 से लेकर के 80 सेंटीमीटर तक। कितनी वर्षा होती है? 50 से लेकर के 80 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है अरावली पर्वत श्रेणी में। ये तो अपन ने अध्ययन किया अरावली पर्वतमाला के सामान्य परिचय के बारे में कि यह किस दिशा से किस दिशा की ओर फैली है, किस स्थान से किस स्थान तक फैली है, इसकी टोटल लंबाई कितनी है, इसकी टोटल ऊंचाई कितनी है, यह किसका हिस्सा है अगर विश्व की दृष्टि से देखा जाए तो भी और भारत की दृष्टि से देखा जाए तो भी। इसके बाद आपने अध्ययन किया कि इसमें वर्षा कितनी होती है। इसके बाद आपने अध्ययन किया कि इसमें चट्टानें कौन कौन सी पाई जाती हैं, इसमें खनिज किस प्रकार के पाए जाते हैं। अब सामान्य परिचय के बाद अपन अध्ययन करते हैं इसके उप विभाजन के बारे में, इसके उप विभाजन के बारे में। सॉरी, एक मिनट।
विभाजन से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि यह राजस्थान के 7 जिलों में मुख्य रूप से फैली है। जो अपन बात करेंगे इसके विस्तार की, तो दिशा किस स्थान से किस स्थान तक, उसके बाद अपन बात करें कि राजस्थान के कितने जिले जिनमें अरावली पर्वतमाला फैली हुई है, तो राजस्थान के 7 मुख्य जिले, कितने जिले, 7 मुख्य जिले और 13 आंशिक जिले जिनमें फैली है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला 7 मुख्य जिले, 7 मुख्य जिलों की दृष्टि से अगर देखा जाए कौन कौन से नाम आते हैं, सबसे पहले आ जाता है अलवर, उसके बाद आ जाता है दौसा, उसके बाद आ जाता है जयपुर, उसके बाद आ जाता है अजमेर, उसके बाद आ जाता है राजसमंद, उसके बाद आ जाता है उदयपुर और उसके बाद आ जाता है सिरोही। 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी इन 7 जिलों में अरावली पर्वतमाला मुख्य रूप से फैली है। यहाँ मैंने एक शब्द लिखा है आंशिक जिले, यानी 13 ऐसे आंशिक जिले हैं जिनमें छोटा छोटा भाग या बहुत कम कम भाग, कटे फटे भाग के रूप में फैली हुई है अरावली पर्वतमाला। जैसे झुंझुनू में भी है, सीकर में भी है। तो इस प्रकार से अरावली पर्वतमाला के कुछ कुछ भाग या कहने के कुछ कुछ टुकड़े जो है वो 7 के अलावा यानी 6 ऐसे जिले हैं जिनमें कुछ कुछ भाग कटे फटे रूप में भी अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। तो 7 मुख्य जिलों में और 13 आंशिक जिलों में फैली हुई है अरावली पर्वतमाला। अगर अपन बात करें कि राजस्थान के कितने क्षेत्र पर अरावली फैली है, राजस्थान के कितने क्षेत्र पर अरावली फैली है, तो मैं लिखती हूँ यहाँ कि कितने क्षेत्र पर फैली है, तो है राजस्थान का 9% भाग। कितना भाग? 9% भाग। जिस प्रकार पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो फैला था कितने भाग में? 61% भूभाग में, और वहां जनसंख्या निवास कर रही थी कितनी? 40%। उसी प्रकार अरावली पर्वतमाला राजस्थान के 9% भाग में फैली है और यहाँ जो जनसंख्या निवास करती है वो करती है 10%। कितने प्रतिशत? 10% जनसंख्या निवास करती है। उसके अलावा एक मुख्य बात कि जो टोटल अरावली पर्वतमाला है, जो टोटल अरावली पर्वतमाला जो भारत में फैली हुई है उसमें से 80% भाग फैला हुआ है राजस्थान में। यानी टोटल जो 690 किलोमीटर इसकी लंबाई है उसमें से 550 किलोमीटर, यानी प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए तो 80% भाग अकेले राजस्थान में फैला हुआ है। ये था इसका सामान्य परिचय। अब अपन अध्ययन करते हैं अरावली पर्वतमाला के उपविभाजन के बारे में। अरावली पर्वतमाला के उपविभाजन के अगर अपन बारे में बात करें तो इसके 3 भाग किए गए हैं। और था सामान्य परिचय। अब अपन बात करते हैं किसके बारे में? उपविभाजन के बारे में। उपविभाजन की दृष्टि से इसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 आता है उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली। नंबर 2 आता है मध्य अरावली, मध्य अरावली। और नंबर 3 आता है कौन से? दक्षिणी अरावली, दक्षिणी अरावली। यानी उप विभाजन किया गया है जो राजस्थान में फैली हुई है अरावली पर्वतमाला, उसका उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। इस उप विभाजन में से सबसे पहले अपन अध्ययन करते हैं किसके बारे में? उत्तरी अरावली के बारे में। उत्तरी अरावली के बारे में अगर अपन अध्ययन करें तो इसका विस्तार जो है वो उत्तरी अरावली का जो विस्तार है वो राजस्थान
राजस्थान के झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और दौसा में फैली हुई है। कौन सी श्रेणी? अरावली, उत्तरी अरावली। अरावली का कौन सा भाग, यानी इस तरफ से अगर अपन चले तो कौन सा भाग आ जाता है? उत्तरी अरावली। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया कौन सा? उत्तरी अरावली। राजस्थान के झुंझुनू, सीकर, जयपुर, दौसा और अलवर, इन 5 राज्यों में फैली हुई है कौन सी अरावली? उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली, जो अरावली का यह भाग है, आप कहेंगे उत्तरी अरावली जो है वो एक विस्तृत श्रेणी नहीं है। विस्तृत श्रेणी का मतलब कि यह लगातार या सतत श्रेणी के रूप में नहीं फैली हुई है, ये बीच बीच में से कटी फटी भी है, और कटी फटी होने के कारण इसके बीच बीच में क्या पाए जाते हैं? मैदान भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मैदान भी पाए जाते हैं, जैसे बाण गंगा का मैदान। इसके बीच बीच में क्या है? ये कटी फटी होने के कारण जैसे कहीं कहीं एकदम खाली भाग भी आ जाता है, फिर इसमें श्रेणियां आ जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ से कटी हुई है और यहाँ मैदान आ जाता है कौन सा? फिर यहाँ आ जाता है मैदान। तो ये हो गया अपना कौन सा? कांतली बेसिन। कांतली बेसिन। और ये हो जाता है कौन सा? बाण गंगा बेसिन। बाण गंगा बेसिन। पिछले वीडियो के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि राजस्थान के चूरू, सीकर, झुंझुनू यानी शेखावाटी एरिया में कांतली नदी के द्वारा बनाया गया बेसिन जो है उसे क्या कहा जाता है? कांतली बेसिन। तो इसका विस्तार कहाँ है? इस अरावली के इस भाग के बीच में है। बाण गंगा, जयपुर की पहाड़ियों से, बेराट की पहाड़ियों से निकलने वाली बाण गंगा नदी के द्वारा जो बनाया गया बेसिन है वो कौन सा बेसिन? बाण गंगा बेसिन। तो उत्तरी अरावली जो है वो एक सतत रूप से नहीं है, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं दक्षिणी भाग में फैली हुई है, उस प्रकार से ये क्या है? उत्तर की ओर यह सतत रूप से यानी निरंतर रूप में फैली हुई नहीं है, बीच बीच में क्या है? कटी फटी भी है। बीच बीच में कटी फटी होने के कारण इसमें कुछ कुछ मैदान भी पाए जाते हैं, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कांतली बेसिन, बाण गंगा बेसिन। दूसरी बात, अगर इसकी ऊंचाई के बारे में बात करें कि उत्तरी अरावली की ऊंचाई क्या है, तो जैसे जैसे दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं, दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं तो अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई धीरे धीरे कम होती जाती है। जितनी ऊंचाई दक्षिण भाग में है उतनी ऊंचाई उत्तर की ओर नहीं है, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर धीरे धीरे ऊंचाई कम होती जाती है। अब अगर अपन बात करें इसकी मुख्य चोटियों के बारे में, इसकी मुख्य चोटियां उत्तरी अरावली की जो मुख्य चोटियां हैं उसमें नंबर 1 आती है रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ कहाँ है? ये सीकर में 1055 मीटर। नंबर 2 जो आती है रघुनाथगढ़ के बाद आती है मालखेत। मालखेत कहाँ है? सीकर में 1052 मीटर। नंबर 3 आती है लोहारगढ़। लोहारगढ़ लोहारगढ़ आती है झुंझुनू में 1051 मीटर। नंबर 4 आती है भेजागढ़। नंबर 4 आती है भेजागढ़। भेजागढ़ भी झुंझुनू में। नंबर 5 आती है खो। नंबर 6 आ जाती है बाबाई। नंबर 7 आ जाती है बलाई। खो, बाबाई, बलाई, इस प्रकार से ये क्या है? इसकी मुख्य चोटियां हैं। उत्तरी अरावली की जो मुख्य चोटियां हैं इसमें रघुनाथगढ़, मालखेत, लोहारगढ़, भेजागढ़, खो जो है वो कहाँ है? जयपुर में। खो है जयपुर में। बाबाई है झुंझुनू में। बलाई है अलवर में। इसके अलावा और भी नाम आ जाते हैं, जैसे है भेराज। भेराज भी उत्तरी अरावली की मुख्य चोटी है। इनमें से ऊंचाई आपको मुख्य 2-4 की ही याद रहेगी, और आपको याद भी 2-4 की ही रखनी है, क्योंकि ज्यादा नाम पढ़ने में आप क्या कंफ्यूजन में भी आ जाओगे। तो रघुनाथगढ़ सीकर में 1055 मीटर, मालखेत सीकर में 1052 मीटर,
लोहारगंज झुंझुनू में 1051 मीटर, भेजागढ़ जो है वो भी झुंझुनू में, खो जयपुर में, बाबाई झुंझुनू में, बलाई अलवर में, भेराज जो है वो भी अलवर में है, बेराज जो है वो भी अलवर में है। भेजागढ़ नदी है 997 मीटर। यहाँ तक आप इनके ऊंचाइयां भी याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार से अपना उप विभाजन नंबर 1 होता है उत्तरी अरावली। इसके बाद अपन नेक्स्ट जो अध्ययन करेंगे वो करेंगे उत्तरी अरावली के बाद जो उसके उप विभाजन है नंबर 2 मध्य अरावली और नंबर 3 दक्षिणी अरावली। आज की क्लास को अपन यही समाप्त करते हैं, क्योंकि इसके आगे अगर मैं बताने लगी तो ये क्लास आपके लिए क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्लास में अपन अध्ययन करेंगे मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली के बारे में। नमस्कार।